जी अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज की क्लास में हम एलिमेंटर की बैकएंड पे जो सेटिंग्स हैं और उसके ऑप्शंस है वो हम देखेंगे कुछ ना कुछ। तो इसमें कुछ चीज़ें तो हमने कल ही कवर कर ली थी। इंग्लिश। ओके। तो इंस्टॉलेशन हमने कल कर ली थी और इसके साथ हमने जैसे इसका देख लिया था कि इसमें कौन कौन सी चीज़ें होती हैं। यहाँ से मैंने आपको ये भी बता दिया था कि आप जैसे थीम के अंदर सेटिंग्स होती हैं इसी तरह ही एलिमेंटर की डिफरेंट सेटिंग्स होती हैं अपनी। यानी कि एलिमेंटर बताते खुद थीम को ओवरराइड कर सकता है। तो अगर थीम ना भी हो तब भी काम चल जाता है, लेकिन क्योंकि थीम नेसेसरी होता है किसी भी वेबसाइट के लिए, इसलिए कोई ब्लैंक थीम भी आप यूज़ कर सकते हैं अगर आपने फुल्ली कस्टमाइज्ड और फुल्ली कंट्रोल्ड वेबसाइट बनानी है एलिमेंटर के थ्रू। नहीं तो आप थीम बेस्ड भी, क्योंकि कुछ चीज़ें आप थीम के ज़रिए भी यूटिलाइज कर सकते हैं थीम की, और कुछ चीज़ें जो हैं वो आप एलिमेंटर या पेज बिल्डर की भी ले सकते हैं उसकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, डिज़ाइन के हिसाब से। यानी फर्स्ट करें आप हेडर और फुटर एलिमेंटर के अंदर भी बना सकते हैं या थीम के अंदर भी बना सकते हैं। इस तरह अगर आप चाहें तो वो आपकी रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करता है कि आप कौन सी चीज़ यूज़ करना चाहते हैं। ठीक है। तो आज हम जस्ट एलिमेंटर को ही देखेंगे, फिर साथ साथ देखते जाएंगे कि थीम के साथ जो चीज़ें होंगी वो यूटिलाइज करनी है या नहीं करनी, वो हम साथ साथ देखते जाएंगे। अच्छा, सबसे पहले जब हम एलिमेंटर को इंस्टॉल करते हैं तो हमारे पास ये लेफ्ट साइड पे ये वर्डप्रेस का जो डैशबोर्ड है इसके अंदर टैब है जहाँ पे इसके सारे मेन्यू आइकन्स हैं, वहाँ पे आपको एलिमेंटर एक दिख जाता है। ठीक है। यहाँ पे हम पहले क्लिक करेंगे तो पहला टैब एलिमेंटर के ड्रॉप डाउन के अंदर होम है। और वैसे भी अगर हम डैशबोर्ड के अंदर आए तो हमारे पास दो तरीके होते हैं किसी भी मेन्यू के अंदर सब मेन्यूज को ओपन करने के। जब ये लोड हो जाए उसके बाद आप जब हॉवर करते हैं तो उसके बाद यहाँ पे भी ये आ जाते हैं आइटम्स। ठीक है, मेन्यू आइटम्स, सब मेन्यूज इनको कह सकते हैं। अब अगर इस पर क्लिक करेंगे तो होम ओपन हो जाएगा पहले वाला। अगर आपको सेटिंग चाहिए तो आप डायरेक्ट यहाँ पे हॉवर करें और सेटिंग पे आ जाएं। यहाँ पे जो भी चीज़ें आपको ओपन करनी है आप इस तरह कर सकते हैं। अगर आप डायरेक्ट इसको ओपन करेंगे तो ये पहला मेन्यू इसका ओपन हो जाएगा, होम वाला। और इसके बाद फिर ये सारे मेन्यूज भी ओपन हो जाते हैं, फिर इस तरह भी आप यहाँ से भी चूज कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे मैंने आपको बता दिया था ये कुछ एड ऑन्स हैं। यहाँ पे एक फाइंडर का है, चलिए इसको भी देख लेते हैं। एलिमेंटर के अंदर कोई भी चीज़ आपने फाइंड करनी हो, मिसाल के तौर पर आपने फाइंड करना है कलर्स। आप कलर्स लिखें, इंटर करें, कलर लिखें। ठीक है, नहीं आ रहा। और ये आई थिंक सेटिंग्स के हिसाब से ही होगा। फर्स्ट के लिए मैं यहाँ पे कोई भी यहाँ पे सेटिंग यानी टूल्स अगर मुझे फाइंड करना है, ठीक है, टूल्स के अंदर जाना है तो मैं टूल लिखूंगा। तो ये देखें टूल्स का आ गया, तो डायरेक्टली मैं टूल्स के अंदर जा सकता हूँ फाइंडर के जरिए से भी। ठीक है। और इसका एक शॉर्टकट भी है फाइंडर का, वो है कंट्रोल ई। कंट्रोल और प्लस ई दबाएंगे तो वो फाइंडर आ जाएगा। वेबसाइट के किसी भी पेज के ऊपर हो वहाँ पे आप ये इसको इनेबल कर सकते हैं। यहाँ पे लाजमी नहीं है, कंट्रोल ई से भी आप इसको कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर मुझे एलिमेंट्री की सेटिंग में जाना है, मैं किसी और पेज पे हूँ, मैं कोई पेज एडिट कर रहा हूँ। ठीक है, मैंने क्या किया, यहाँ कंट्रोल ई दबाया और उसके बाद सेटिंग मैंने लिखा और ये जनरल सेटिंग के अंदर मैं इस पर क्लिक करूंगा और मैं यहाँ पे आ जाऊंगा जिस पेज पे भी हूँ आप। ठीक है, ये देखिए हम सेटिंग के अंदर आ गए हैं। अभी भी वो टैब ऊपर ही है। और इसके बाद फाइंडर के अलावा आप यहाँ पे बाकी भी चीज़ें देख सकते हैं। और यहाँ पे अगर मैं स्लैश ओपन करता हूँ या ऐड ओपन करता हूँ, ऐड लिखता हूँ, ठीक है, ऐड लिखेंगे तो आप यहाँ से कोई पेज का टेम्पलेट ऐड करना चाहते हैं, सेक्शन या बाद में देखेंगे, कोई पोस्ट ऐड करना चाहते हैं, कोई पेज ऐड करना चाहते हैं, कोई भी चीज़ आप ऐड करना चाहते हैं यहाँ से कर सकते हैं। ये प्लस भी है आई थिंक, प्लस नहीं है, कोई और था मुझे नहीं आ रहा वो वाला। ठीक है। तो अगर आप कोई चीज़ ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ से डायरेक्टली आप ऐड कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर अब मैं यहाँ ऐड लिखता हूँ और यहाँ ऐड न्यू पेज पे क्लिक करता हूँ तो मैं चला जाऊँगा न्यू पेज ऐड जहाँ पे होता है वहाँ चला जाऊँगा मैं। लेकिन ये एलिमेंटर के अंदर होगा, ठीक है, वो वर्डप्रेस वाला नहीं होगा। यहाँ देखिए नया पेज बन गया, एलिमेंटर पेज, और उसका नाम भी एलिमेंटर पेज 200
204 आ गया। इसको मैं एक दफ़ा पब्लिश करता हूँ और मैं देखता हूँ वापस जाके, मैं बल्कि एक काम कर लेता हूँ, इधर से इस यूआरएल को कॉपी करता हूँ, नई टैब के अंदर इसको ओपन कर लेता हूँ इस तरह, क्योंकि वहाँ पे इस तरह का ऑप्शन नहीं है, फिर मुझे ये रिमूव करना पड़ेगा। वैसे रिमूव कर भी देने कोई इशू नहीं है। और अब मैं जाता हूँ पेजेस के अंदर, तो ये देखिए एलिमेंटर पेज 204 ऐड हो चुका है। आप इसको बाद में इसका नाम भी चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन इस तरह ये रिकमेंडेड नहीं है पेज ऐड करना, क्योंकि इसमें यूआरएल ऐड हो जाता है खुद से ही स्लग भी जो है, ठीक है। और वो आप जब यूआरएल चेंज करेंगे तो वो रीडायरेक्शन इश्यूज होंगे। तो इस तरह अपने पेज या पोस्ट ऐड नहीं करनी, क्योंकि वहाँ पे हमारे पास कंट्रोल नहीं होता कि हम पेज या पोस्ट ऐड करते हुए ही यूआरएल को कंट्रोल कर सके। ना ही हमारे पास पेज या पोस्ट के टाइटल का ऑप्शन होता है। अगर वो ऑप्शन आ जाए फिर हम यहाँ से उधर से ही कर सकते हैं, यानी कि फाइंडर के जरिए से। यहाँ पे भी फाइंडर है पड़ा, ठीक है, बट ये हम बाद में देखेंगे, ठीक है। तो फाइंडर के जरिए से पेज और पोस्ट बनाने के बजाय अब बाकी चीज़ें यूटिलाइज कर सकते हैं इसकी। इस तरह हम, क्योंकि सेलेक्ट ऑटोमेटिकली बन जाता है, ना ही हमसे पेज का टाइटल पूछा जाता है। हाँ, एक और चीज़ है इसमें, बल्कि हम ये कर सकते हैं, पब्लिश ना करें हम, ठीक है, पब्लिश करने से पहले हम इसका नाम यहाँ पे चेंज कर लें, ये एक तरीका कर सकते हैं, बट ये हम फ्यूचर में देखेंगे। यानी कि जब आपने यहाँ पे पेज ऐड किया, ठीक है, और यहाँ पे पेज की सेटिंग के अंदर यहाँ पे आना है। ये तो ऑप्शंस बाद में मैं दिखाऊंगा, बट ये है कि चलेंगे अभी हो रहा है। तो ये टाइटल है, यहाँ से टाइटल चेंज कर दें आप, ठीक है, और टाइटल के हिसाब से खुद ही स्लग बन जाएगा उसका, यानी कि यूआरएल खुद से बन जाएगा जो टाइटल होगा, उसके बाद आप पब्लिश कीजिएगा। एक और तरीका है, आप इसको पब्लिश ना करें, आप इसको ड्रॉप में रख सकते हैं, ताकि वो यूआरएल अपडेट ना हो, फिर आप यहाँ से आके उसका यूआरएल चेंज कर सकते हैं, पेजेस के अंदर आके क्विक एडिट के जरिए से यूआरएल उसका चेंज कर सकते हैं। व्हाट्स न्यू कनेक्ट अकाउंट में अगर आप क्लिक करेंगे तो आपके पास एलिमेंटर प्रो लॉगिन होना चाहिए, और एलिमेंटर प्रो के साथ वो कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से ये देखेंगे लॉगिन होना चाहिए, और वो, या लॉगिन आप बाद में भी कर सकते हैं, साइन इन विद योर ईमेल, लेकिन ये तब कनेक्ट होगा जब आपके पास एलिमेंटर प्रो का लाइसेंस होगा। एलिमेंटर प्रो आपने यहाँ से बाई किया होगा, तो यहाँ से आप लॉगिन करेंगे तो वो डायरेक्ट जो है ना एलिमेंटर के साथ कनेक्ट हो जाएगा वेबसाइट के अंदर जो एलिमेंटर है, और आपका जो अकाउंट है वहाँ पे कनेक्ट हो जाएगा। ये फ्यूचर में मैं दिखाऊंगा कैसे करते हैं। ओके, यहाँ से भी आप क्रिएट पेज कर सकते हैं, और वो बाकी सारी सेटिंग्स वो आप इनको, ज़रूरी नहीं है ये वाली, और वैसे भी ये यूटिलाइज नहीं होती। उसके बाद दूसरी टैब है हमारे पास सेटिंग्स की। सेटिंग्स के में सबसे पहली जो टैब है जनरल की, और जनरल के अंदर हम देख लेते हैं आप एलिमेंटर को कहाँ कहाँ इनेबल करना चाहते हैं। ये पोस्ट टाइप्स का मतलब होता है, ये जो पोस्ट है ये वाली, ठीक है, ये भी एक पोस्ट टाइप है वर्डप्रेस के अंदर, यानी वेबसाइट के अंदर एक पोस्ट टाइप है। जितने भी पोस्ट हैं, पेजेस हैं, और इसके अंदर फ्यूचर में आप कस्टम पोस्ट टाइप्स भी बनाना सीखेंगे, ठीक है। ये इनको पोस्ट टाइप्स ही कहते होते हैं, यानी पोस्ट को और पेजेस को। बट इनमें डिफरेंस ये होता है कि पोस्ट जो हैं ये हैं पोस्ट टाइप्स, बट ये क्या होती हैं, ब्लॉग्स के लिए यूज होती है इसके अंदर, यानी कि आप कमेंट्स वगैरह ऐड कर सकते हैं। जस्ट वो कंटेंट होता है ब्लॉग का, इंफॉर्मेशनल ब्लॉग, कोई भी आप ब्लॉग ऐड करना चाहते हैं पोस्ट के लिए, ब्लॉग ब्लॉग टाइप होता है। पोस्ट के अंदर कैटेगरीज भी होती हैं, ठीक है, टैग्स भी होते हैं। बट अगर पेजेस में देखें तो पेजेस में जस्ट एक जैसे लैंडिंग पेज हो गए, दूसरे पे सर्विस पेजेस हो गए, कॉन्टेक्ट अस पेजेस हो गए, इस तरह के पेजेस बनते हैं। होती ये भी पोस्ट टाइप्स ही हैं, बट ये थोड़ी सी डिफरेंट होती हैं, और इनके अंदर कैटेगरीज और टैग्स वगैरह भी नहीं होते। ओके, तो इस तरह ये दोनों डिफरेंट होते हैं। और पेजेस के अंदर जस्ट कंटेंट नहीं होता, पेजेस के अंदर डिज़ाइन होता है बाकायदा, वो आप खुद बना सकते हैं। इसके बाद हमारे पास अच्छा, अब ये है कि पोस्ट टाइप्स के अंदर अगर फर्स्ट करें, मैं यहाँ पे पोस्ट के अंदर से इस एलिमेंटर को डिसेबल कर देता हूँ, क्योंकि हम एलिमेंटर की सेटिंग के अंदर हैं, और यहाँ से मैं डिसेबल भी कर सकता हूँ। अगर मैं दोनों को डिसेबल करता हूँ तो क्या होगा, मैं जाता हूँ पेजेस के अंदर, क्योंकि पेजेस को भी मैंने डिसेबल कर दिया और पोस्ट को भी डिसेबल कर दिया। और अभी जो पेज हमने बनाया था एलिमेंटर के जरिए से, ये वाला, आप देखिए यहाँ वो एलिमेंटर वाला ऑप्शन ही नहीं आ रहा। अगर मैं इसको एडिट भी करता हूँ,
ठीक है, तो अगर मैं इसको एडिट भी करता हूँ तो यहाँ पे कोई भी एलिमेंटर का ऑप्शन नहीं आ रहा है, क्योंकि हम इसको एलिमेंटर के अंदर, अब मैंने इसका पेजेस के ऊपर एलिमेंटर को डिसेबल कर दिया। इसका मतलब ये है कि अब आप एलिमेंटर के जरिए से किसी भी पेज को एडिट नहीं कर पाएंगे। तो ये देखें, यहाँ पे वो डिफॉल्ट गुटनबर्ग एडिटर आ चुका है। ठीक है, अगर मैं दोबारा यहाँ पे जाऊँ वर्डप्रेस के डैशबोर्ड पे, तो वहां से अगर इनेबल करता हूँ तो फिर यहाँ पे मैं दिखाता हूँ कि क्या डिफरेंस आता है इन दोनों का। और इसके अलावा एक तो ये कि यहाँ पे भी कोई ऑप्शन आपको एडिट विद एलिमेंटर नहीं नजर आ रहा, क्योंकि पेजेस के साथ एडिट विद एलिमेंटर आता है, और पेजेस को हमने एलिमेंटर के साथ एडिट करना होता है, पोस्ट को हम एडिट विद एलिमेंटर नहीं करते होते कभी भी। ठीक है, और मैं यहाँ पे सेटिंग्स के अंदर आके इन दोनों को भी एक्टिवेट कर देता हूँ। तो फ्यूचर में आप पोस्ट को वैसे डीएक्टिवेट भी कर सकते हैं, उसकी ज़रूरत नहीं होती। ठीक है, अब देखें, जो पेजेस हमने एलिमेंटर के साथ एडिट किए थे उनके साथ एडिट विद एलिमेंटर आ रहा है, इसके साथ भी एडिट विद एलिमेंटर आ रहा है, और जिनके साथ नहीं आ रहा इसका मतलब है वो अभी एलिमेंटर के अंदर नहीं बने हुए, वो अभी डिफॉल्ट गुटनबर्ग के अंदर बने हुए हैं। यहाँ से आप डिफरेंस चेक कर सकते हैं कि कौन से पेजेस एडिट एलिमेंटर के साथ बने हुए हैं और कौन से पेजेस गुटनबर्ग के साथ बने हुए हैं, या कोई और भी एडिटर हो सकता है फ्यूचर में मे भी उसके अंदर एलिमेंटर ना हो, कोई और बिल्डर हो, तो यहाँ से आपको पता चल जाता है। एक तो यहाँ से भी पता चल जाएगा और यहाँ से भी पता चल जाएगा। ठीक है, तो अब ये ब्लॉग पेज है, ये एलिमेंटर के साथ नहीं एडिट हुआ पड़ा, क्यों? क्योंकि इस पे हमने ब्लॉग वाला टेम्पलेट ही यूज़ करना है, और उसको ज़रूरी नहीं है कि एलिमेंटर के साथ ही यूज़ करें, वो हम फ्यूचर में देखेंगे। ठीक है, इसी तरह होम को हमने गुटेनबर्ग से बनाया था, इसको हम दोबारा भी एलिमेंटर से बना सकते हैं, पहली सारी चीज़ें रिमूव करने के बाद। यहाँ पे भी देखेंगे, अब ये देखें एडिट विद एलिमेंटर आ रहा है। ओके, इस तरह यहाँ से वो ऑप्शन ही डिसेबल हो जाता है अगर हम यहाँ से इसको डिसेबल कर देंगे। तो अभी इसको हम वैसे ही रहने देते हैं जैसे बाय डिफॉल्ट हैं पड़े ऑप्शंस। ओके, तो उसके बाद है हमारे पास डिसेबल डिफॉल्ट कलर्स और डिफॉल्ट फॉन्ट्स। अब ये ऑप्शन इसलिए दिया गया है कि ये आपसे कंफर्म करता है कि क्या आप थीम के कलर्स और फॉन्ट्स यूज़ करना चाहते हैं, या जस्ट एलिमेंटर और एलिमेंटर के कलर्स एंड फॉन्ट यूज़ करना चाहते हैं। क्योंकि अब आपको पता है कि हमने एक्स्ट्रा थीम यूज़ किया है, और क्योंकि अब पेज बिल्डर भी ऐड हो चुका है, बट फिर भी अगर आप फिर भी देखें वेबसाइट पे, तो हम फ्यूचर में थोड़ा सा देखेंगे इसके कलर, एलिमेंटर के अंदर कलर्स और थीम्स, फॉन्ट्स वगैरह सारे चेंज करके, तो फिर आप देखेंगे फ्रंट एंड पे कौन से कलर शो हो रहे हैं। अभी तो ये देखें थीम वाले कलर शो हो रहे हैं, क्योंकि हमने ये थीम्स के अंदर सारे कलर्स ऐड किए थे और फॉन्ट्स भी वही हमने ऐड किए थे। बट फ्यूचर में हम एलिमेंटर के भी कलर्स और फॉन्ट्स ऐड करके देखेंगे, फिर हम फ्रंट एंड पे चेक करेंगे कि कौन सी चीज़ें शो हो रही हैं, कौन सी नहीं हो रही। तो अगर आप चाहते हैं कि थीम के कलर्स और फॉन्ट शो हों तो आप इसको अनचेक रहने दें, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि थीम के कलर्स और फॉन्ट शो ना हो, हम अपने सारे कलर्स और फॉन्ट एलिमेंटर के अंदर ही मैनेज करेंगे सारी चीज़ें। ठीक है, तो आप इन दोनों को डिसेबल कर दीजिएगा। ठीक है, बट अभी मैं इसको इनेबल रहने देता हूँ, फिर देखेंगे। और डाटा शेयरिंग वाला इसको आप रहने दें, क्योंकि ये आपसे आपकी वेबसाइट के फिर डाटा वगैरह से चेक करेगा कि कौन कौन से इश्यूज हैं उनको, वो यानी कि नॉन सेंसिटिव डाटा जो है वो आपसे लेगा आपकी वेबसाइट से रिलेटेड, और आपको ईमेल भी फॉरवर्ड करते रहेंगे, तो इसकी ज़रूरत नहीं है। उसके बाद है इंटीग्रेशंस। ये फ्री वाले फीचर्स हैं, ये अब हमारे पास एलिमेंटर प्रो नहीं है। ठीक है, तो हम एलिमेंटर प्रो भी ऐड करके बाद में देखेंगे कि एलिमेंटर प्रो के अंदर और कौन कौन सी चीज़ें हैं। अब जनरल के अंदर तो यही सारी चीज़ें हैं, इंटीग्रेशंस के अंदर और भी फिर एलिमेंटर प्रो के अंदर इंटीग्रेशन आ जाती हैं जो कि फ्री में जस्ट एक ही है, गूगल मैप एम्बेड। अगर आप, अच्छा, एपीआई क्या होती है? एपीआई होती है कि एक वेबसाइट को दूसरी वेबसाइट से लिंक करने के लिए, या एक वेबसाइट आपके पास है कोई सी भी और आप किसी और वेबसाइट का फीचर ऐड करना चाहते हैं,
जैसे गूगल मैप आप अपनी वेबसाइट के अंदर ऐड करना चाहते हैं, तो आप गूगल मैप की एपीआई इस वेबसाइट के अंदर ऐड करेंगे, तो उससे आप अपनी वेबसाइट के ऊपर गूगल मैप शो करवा सकते हैं। यानी कि आप उनसे इजाज़त ले रहे होते हैं एक तरह की, और इजाज़त भी, और साथ साथ उनसे वो डाटा रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं कि मैं आपकी यानी डाटा अपनी वेबसाइट पे शो करवाना चाहता हूँ। इस तरह एपीआईज होती हैं। बट ये है कि गूगल मैप की एपीआई के बगैर भी हम एम्बेड कोड से भी इसको मैप को यूज़ करेंगे फ्यूचर के अंदर। तो बाकी अभी क्योंकि और नहीं है यहाँ पे, और भी ऑप्शन आ जाते हैं, लेकिन वो प्रीमियम के अंदर होते हैं। अच्छा, एडवांस्ड के अंदर अगर हम देखें, स्विच एडिटर लोडर मेथड, इसमें यह है कि अगर कभी कभार आपका पेज, जैसे हमने ये वाला पेज ओपन किया है, एडिट विथ एलिमेंटर किया है इसको, तो कभी कभार ऐसे होता है कि पेजेस जो है ना इस तरह यहाँ से लोड नहीं होते। ठीक है, ये यही लोडिंग वाला ही आइकन आता रहता है। ठीक है, और पेज लोड नहीं होता, यानी कि एलिमेंटर का जो पेज बिल्डर है वो लोड नहीं होता। तो फिर क्या करेंगे, हम इसको ट्राई कर लेंगे कि इसको इनेबल करके चेक कर लेंगे। तो वो जितने भी ट्रबल शूट्स होंगे या एरर्स होंगे उनको चेक करके उसको फिक्स, अभी अभी तो ये देखें लोड हो गया है। तो कभी कभार अगर ना लोड हो रहा हो आपके पास, तो आपने इसको इनेबल करके चेक कर लेना, फिर हो जाएगा। इनेबल अनफिल्टर्ड फाइल अपलोड्स। अच्छा, अनफिल्टर्ड फाइल अपलोड में ये होता है कि अगर आप कोई टेम्पलेट इसके अंदर अपलोड करना चाहते हैं वेबसाइट के अंदर, या कोई एसवीजी आइकन ऐड करना चाहते हैं, एसवीजी का मैंने आपको बताया था, एसवीजी बजाते खुद एक कोड होता है। ठीक है, और उस यानी कि कोडिंग के जरिए से एक आइकन बनाया जाता है। तो उसके अंदर क्या करते हैं ये हैकर, अगर कोई भी एसवीजी के अंदर कोई मेलिशियस कोड भी ऐड कर सकते हैं। तो इस तरह यानी कि एसवीजी सेफ रिसोर्सेज से यूज़ करनी चाहिए। एसवीजी आइकन जितने भी हैं वो आपको पता होना चाहिए कि ये वेबसाइट सेफ भी है या नहीं है। तो इस वजह से जितने भी एसवीजी आइकन्स हैं वो डिसेबल होते हैं बाय डिफ़ॉल्ट। ठीक है, और जेसन फाइल्स जो होती हैं, जैसे ये टेम्पलेट्स होते हैं, एलिमेंटर के टेम्पलेट्स हो गए, हेडर फुटर के टेम्पलेट्स हो गए, ये जेसन फाइल्स होती हैं, इनके अंदर भी कोड हो सकता है। इस वजह से बाय डिफ़ॉल्ट ये डिसेबल होते हैं, लेकिन आप इनको इनेबल कर सकते हैं। आप इनेबल कर दीजिएगा इसको, और बाद में ये है कि आपको फिर ये मेक श्योर करना है कि ये ट्रस्टेड उनकी क्या कहते हैं सोर्सेज से आप उनको यूज़ कर रहे हैं, एसवीजीज भी और जेसन भी। ठीक है, और अगर आप ट्रस्टेड सोर्सेज नहीं यूज़ करेंगे तो वो सिक्योरिटी रिस्क फ्यूचर के लिए आपके लिए हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप इसको इनेबल कर सकते हैं। अच्छा, हम अपनी वेबसाइट के अंदर गूगल फॉन्ट्स यूज़ करते हैं, क्योंकि ये गूगल फॉन्ट वर्डप्रेस के अंदर बाय डिफ़ॉल्ट ऐड होते हैं। इनेबल और डिसेबल भी कर सकते हैं अगर आप कस्टम फॉन्ट्स यहाँ से ऐड करेंगे। ठीक है, वो हम बाद में देखेंगे। अगर आप अपने कस्टम फॉन्ट्स अपलोड करते हैं अपनी वेबसाइट के अंदर, तो आप इनको यहाँ से डिसेबल भी कर सकते हैं। अच्छा, इसका ये है कि गूगल फॉन्ट्स की क्योंकि यहाँ पे एपीआई ऐड हो जाती है वर्डप्रेस के अंदर, वेबसाइट के अंदर, तो वो एपीआई जो है वो लोड होने में या उनका आपस में जो कनेक्शन है उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है। तो गूगल फॉन्ट्स अगर यहाँ पे इनेबल होंगे और हम कस्टम फॉन्ट्स नहीं यूज़ करते, तो उसका एक नुकसान ये होता है कि थोड़ी सी स्पीड में इफेक्ट पड़ता है वेबसाइट की। ठीक है, लेकिन अगर हम कस्टम फॉन्ट्स यूज़ करेंगे तो वेबसाइट की स्पीड में कुछ इजाफा हो जाता है, यानी जल्दी लोड हो जाती है उसमें। ठीक है, तो आप इनके फीचर्स जो हैं, यानी कि जो जो फीचर्स हैं, जो जो ऑप्शन हैं, यहाँ पे उनकी डिस्क्रिप्शन भी नीचे लिखी हुई है, तो आप इनको एक दफ़ा पढ़ लीजिएगा। फिर भी समझ ना आए तो एक दफ़ा आप इनको यही हेडिंग और उसकी डिस्क्रिप्शन कॉपी करके आप चैट जीपीटी को दीजिएगा। ठीक है, वो आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर देगी, जैसे ये वाला। ठीक है, इसको मैं करता हूँ कॉपी। तो ये चीज़ें आप खुद इस तरह एक्सप्लोर किया करें, क्योंकि मुझे भी कभी कोई इस तरह की नई कोई चीज़ आती है या कोई नया फीचर आता है या कोई भी चीज़ मुझे समझ ना आ रही हो, तो मैं इसको कॉपी करूँगा, पेस्ट कर दूँगा, और या आप पूछ भी सकते हैं। ठीक है, ये क्या ये करना चाहिए, इनेबल नहीं करना चाहिए, और इसके क्या यानी कि फ़ायदे हैं और क्या नुकसान है। इस तरह आप उससे क्वेश्चन पूछे, फिर ये देखें आपको बता रहा है, डिटेल से आपको बता देगा। ठीक है, सिक्योरिटी रिस्क क्या हो सकते हैं, एसवीजी फाइल कैन कंटेन मैलिशियस कोड, जैसे जावास्क्रिप्ट, एक्सएमएल इंजेक्शंस हो सकते हैं, जेसन फाइल्स के अंदर भी इसी तरह हो सकता है। हैकर्स कैन इंजेक्ट स्क्रिप्ट दैट कंप्रोमाइज योर वेबसाइट। इतने अच्छे से आपको वो बता देगा। ठीक है, यानी इसको इसने मजीद मैंने कुछ भी नहीं क्वेश्चन किया, जस्ट वही चीज़ पेस्ट की और उसने वो चीज़ एक्सप्लेन कर दी चैट जीपीटी ने। ठीक है, व्हेन शुड यू इनेबल इट, और अगर आप ट्रस्ट करते हैं सोर्स को, ठीक है, जेसन फाइल या एसवीजी के, फिर आप कर सकते हैं।
और अगर आपको खुद कोडिंग आती है और आप खुद उसको चेक कर सकते हैं कि इसके अंदर कोई malicious सपोर्ट तो नहीं है, फिर तो अच्छी बात है। या एसवीजी सैनिटाइजर से भी आप उसको एक दफ़ा टेस्ट कर सकते हैं। और लोटी एनिमेशन अगर आप यूज़ कर रहे हैं ट्रस्टेड सोर्सेज से, तो फिर आप उसको यूज़ कर सकते हैं। जैसे लोटी फाइल्स के अंदर लोटी एनिमेशन होती हैं, वो आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। तो सेफर अल्टरनेटिव ये भी हैं कि आप एक प्लगइन भी यूज़ कर सकते हैं, मैनुअली अपलोड भी कर सकते हैं। बाकी ये आपको देख लीजिएगा इन चीज़ों को। गूगल फॉन्ट्स हो गए, ठीक है। और इसके बाद गूगल फॉन्ट मेथड, लोडिंग का मेथड जो है वो स्वैप होता है। आप इसको मजीद अपने हिसाब से देख लीजिएगा। यानी कि इसमें डिफरेंट ऑप्शन है, यानी कि ब्लॉकिंग, स्वैप, फॉल बैक और ऑप्शनल। ठीक है। यानी कि गूगल फॉन्ट आपकी वेबसाइट पे कैसे लोड हो। स्वैप का मतलब है फॉन्ट डिस्प्ले प्रॉपर्टी डिफाइंस हाउ फॉन्ट आर लोडेड एंड डिस्प्लेड बाय द ब्राउजर। ठीक है ना, कि ब्राउजर के ऊपर वो कैसे शो होंगे गूगल फॉन्ट्स। तो इसमें ये डिफरेंट प्रॉपर्टीज हैं, आप इनको एक्सप्लोर कर लीजिएगा। अच्छा, फॉन्ट आसम 4 के अंदर ये आइकन्स जो होते हैं एलिमेंटर के अंदर, ये बाय डिफॉल्ट फॉन्ट आसम अब क्योंकि 5 चल रहा है, 6 आ गया बल्कि, ठीक है। तो फॉन्ट आसम 4 की ये क्योंकि पुराने वर्जन हो चुका है, तो ये पूछ रहा है कि आपने इसकी सपोर्ट इनेबल करनी है या नहीं करनी। तो इसकी ज़रूरत नहीं है क्योंकि अब 5 और 6 के आइकन्स हैं, तो वो ज़्यादा इससे बेहतर हो जाते हैं। टैग जनरेटर आप इसको भी रहने दें, ठीक है। तो ये चीज़ें आपने जो जो इनेबल करनी है वो, बाकी तो डिफ़ॉल्ट ही है, बस एक मैंने ये इनेबल कर दिया है कि फ्यूचर में अगर फर्ज करें मैं कोई एसवीजी अपलोड करता हूँ, तो वो दोबारा फिर मुझसे पूछेगा कि आपने इसको इनेबल करना है या नहीं। मैं पहले से इनेबल कर लेता हूँ उसको। ठीक है। उसके बाद आता है हमारे पास परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस में स्पीड और इस टाइप के इश्यूज के लिए यहाँ पे ये सारी चीज़ें हैं पर एलिमेंटर की। और सी एस एस प्रिंट मेथड। आप इसमें ये है कि हमारे पास जो भी वेबसाइट होती है उसकी एक स्टाइल्स होते हैं अलग से। जैसे ये देखें, अब मैंने ये डिव चूज की, या ये वाली डिव, ठीक है, ये वाले, ठीक है। आप इसकी स्टाइलिंग, ये नीचे स्टाइल्स आ रहे हैं उसके, यानी जो जो स्टाइल उसके अंदर यूज हुए पड़े हैं वो यहाँ पे नीचे आ जाते रहते हैं, ठीक है। जो जो स्टाइलिंग है, और इसके अंदर मैं सोर्सेज के अंदर भी जाके यहाँ पे इंडेक्स है, और इंडेक्स के अंदर बल्कि डब्ल्यू पी कंटेंट के अंदर ये थीम है, क्योंकि थीम के एसेट्स ही होंगे इसके अंदर ना। तो यहाँ पे एक सी एस एस की फाइल भी होती है, ठीक है। यानी कि इसमें ये होता है कि सी एस एस जो स्टाइलिंग होती है वो अलग होती है, और आप चाहें तो उसको मिक्स भी कर सकते हैं कोडिंग के अंदर। जैसे एच टी एम एल के अंदर भी आप मिक्स कर सकते हैं। बट यहाँ पे क्या है, एक्सटर्नल फाइल होगी, यानी कि एक सी एस एस की अलग फाइल होगी और एक्सटर्नल ही रखनी पड़ेगी। और अगर आप इसको इंटरनल एम्बेडिंग करते हैं तो वो एच टी एम एल कोड के अंदर ही सी एस एस मिक्स हो जाएगी। तो अच्छा, ये आप तब ट्राई कर सकते हैं जब कभी आपकी वेबसाइट का स्टाइल सही तरीके से लोड ना हो रहा हो। आपकी वेबसाइट बनी भी एलिमेंटर के अंदर हुई है और वेबसाइट के स्टाइल सही तरीके से लोड नहीं हो रहे, वेबसाइट की स्टाइलिंग ख़राब हो चुकी है, तो आप इसको भी ट्राई कर सकते हैं। एक दफ़ा एक्सटर्नल के बजाय इंटरनल एम्बेडिंग करके सेव करें, फिर उसको चेक करें। तो जो इश्यूज होंगे वो वहाँ पे, अगर कोई कन्फ्लिक्ट आ रहा है या कोई मसला होगा तो पता चल जाएगा कि फिर दोबारा भी आप उसको इनेबल कर सकते हैं, वो सेट हो जाएगा। ऑप्टिमाइज इमेज लोडिंग आप इनेबल कर लें, क्योंकि इमेजेस जितनी भी होंगी वो ऑप्टिमाइज होकर लोड होंगी, ठीक है। और लोडिंग लेजी होगा उनका, यानी कि जब यूज़र स्क्रॉल करेगा वहाँ पहुँचेगा तब इमेज लोड होगी, इसको लेजी लोडिंग कहते होते हैं, ठीक है। क्योंकि अब बड़े पेजेस होते हैं कुछ, उन पे इमेजेस फर्ज करें 10-15 इमेजेस हैं और सारी इकट्ठे लोड हो जाए, तो वेबसाइट की स्पीड यकदम एक ही स्टार्ट में, यानी कि सारी चीज़ें अगर लोड होना शुरू हो जाए तो वो वेबसाइट काफ़ी टाइम लेती है लोड होने में। लेकिन अगर वही इमेजेस लेजी लोड होंगी, लेजी लोड मीन्स के थोड़ी सी सुस्त लोड होगी, वो कैसे, कि जैसे फर्स्ट करें अब यहाँ पे एक इमेज है ये वाली, मैं यहाँ पहुँचा तो वो इमेज लोड हो जाएगी, फिर मैं नीचे जाऊँगा, फिर जो नीचे वाली इमेज होगी वो फिर बाद में लोड होगी। इस तरह आपने कई वेबसाइट देखी होगी कि जब आप स्क्रॉल डाउन करते हैं उसी टाइम ही एलिमेंट्स उसी टाइम ही आते हैं, इमेजेस भी उसी टाइम ही लोड होती हैं। तो ये इनेबल ही रहेगा। ऑप्टिमाइज्ड गुटनबर्ग लोडिंग, ठीक है ना। अगर गुटनबर्ग आपका इनेबल है, जैसे अभी इनेबल है पड़ा हमारे पास, तो अब इसको इनेबल कर देंगे ताकि इसको भी एलिमेंटर उसको भी ऑप्टिमाइज कर देगा, ठीक है। लेजी लोड बैकग्राउंड इमेजेस इसको इनेबल कर दें। नहीं तो कुछ स्पीड ऑप्टिमाइजेशन प्लगइन भी होते हैं, अगर आप प्लगइन यूज़ करेंगे फिर आप इसको डिसेबल कर देंगे। तो मैं इसको डिसेबल ही कर देता हूँ, क्योंकि बाद में कोई ना कोई हमें प्लगइन यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। एलिमेंट कैशे जो है वो कैशे होता है कि सर्वर
जब आप एक दफ़ा वेबसाइट लोड करते हैं तो जितने भी उसके नेसेसरी डाटा होता है वो आपके ब्राउज़र के अंदर सेव हो जाता है कैशे की सूरत में, ठीक है। तो वो कैशे एक दिन के बाद ख़त्म हो जाएगा। आप इसको मज़ीद भी चैट जीपीटी से हेल्प ले सकते हैं कि कैशे क्या है, ठीक है, और कहाँ स्टोर होता है, कैसे स्टोर होता है, फ़ायदा क्या होता है, कैशे क्लियर। आपने कभी ये देखा होगा कि आपने कभी वेबसाइट एडिट कर रहे हो बैकएंड पे, ठीक है, आपके पास तो यहाँ पे ठीक शो हो रही होती है, लेकिन कोई और बंदा किसी और ब्राउज़र के ऊपर अगर वो एडिट देख रहा है वेबसाइट को, या आप इनकॉग्निटो के अंदर देखते हैं उस वेबसाइट को, ठीक है, तो वो चेंजेस आपके साथ पास नहीं शो हो रही होती। क्यों? क्योंकि आपके ब्राउज़र के अंदर वो कैशे सेव हो जाता है, पुराना कैशे, ठीक है। फिर आपको वो कैशे क्लियर करना पड़ता है, वो हम फ्यूचर में देखेंगे कैशे वगैरह कैसे क्लियर करते हैं। तो कैशे जब आप क्लियर करेंगे, जो ब्राउज़र के अंदर डाटा होगा वो सारा रिमूव हो जाएगा। अच्छा, फीचर्स में ये फीचर्स वाली टैब जो है, जो नए नए फीचर्स एलिमेंट्स के अंदर आ रहे होते हैं उनके लिए यहाँ पे वो सारे लिस्ट होते हैं, ठीक है, और उनमें ऑनगोइंग एक्सपेरिमेंट्स भी होते हैं, और कुछ स्टेबल फीचर्स भी हैं जो सारे इनेबल होते हैं, ठीक है। यहाँ से वो आपको ये इजाज़त देता है कि आप इनमें से कोई चीज़ यूज़ करना चाहें तो कर लें, नहीं करना चाहते तो यहाँ से आप डिसेबल कर सकते हैं। अब मिसाल के तौर पर फीचर्स के अंदर अगर हम देखें, ऑप्टिमाइज्ड मार्कअप, ये अभी अल्फा, अल्फा मींस के ये अभी अभी लॉन्च हुआ है, ठीक है, और अल्फा वाली यानी कि अभी इस पर टेस्टिंग नहीं हुई, अभी इसका यूज़र एक्सपीरियंस नहीं हुआ कि ये कैसा चल रहा है कैसा नहीं चल रहा है, ठीक है, अभी ये नया नया लॉन्च हुआ है, इसको हम कभी भी यूज़ नहीं करेंगे, यानी डिफ़ॉल्ट इनएक्टिव है, यहाँ पे देख लें इनएक्टिव बाई डिफ़ॉल्ट, ठीक है। तो यहाँ से अगर आप एक्टिव करके इसको टेस्ट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, बट ये अभी टेस्टिंग के मराहल में है, तो अभी हम इसको यूज़ नहीं करेंगे। बस इसका ये है कि आपके कोड को थोड़ा सा मिनिमाइज़ करता है, कोड शॉर्ट करता है, इसका ये फ़ायदा होगा फ्यूचर में। आपने जब इस तरह के फीचर्स यूज़ करने हैं तो आपने कोशिश करनी है कि कम से कम बीटा होना चाहिए, बीटा नहीं तो स्टेबल तो लाज़मी है, ठीक है। बीटा भी अभी टेस्टिंग के पर्पज़ से गुज़र रहा होता है। लोड गूगल फ़ॉन्ट्स लोकली, तो जो आपने फ़ॉन्ट्स अपनी वेबसाइट के अंदर गूगल फ़ॉन्ट्स यूज़ किए होंगे, अब ये भी फीचर इसके अंदर आ गया है, आप चाहे कस्टम ना भी ऐड करें फ़ॉन्ट्स, आप गूगल के ही यूज़ कर लें, तो जो आपकी वेबसाइट के अंदर फ़ॉन्ट्स यूज़ होंगे वो उनको आपके सर्वर के ऊपर सेव कर देगा, ठीक है। इस तरह ये स्पीड ऑप्टिमाइज़ेशन के लिए, क्योंकि ये परफॉर्मेंस का है, तो ये स्पीड ऑप्टिमाइज़ थोड़ी-सी कर देगा, बेहतर कर देगा। और ये जो सीडीएन होता है इसका, यानी कि जो आप एपीआई यूज़ करेंगे या सीडीएन इसका होता है, इसमें बाय डिफ़ॉल्ट इसके अंदर गूगल फ़ॉन्ट्स ऐड हैं। तो अब जब आपने वेबसाइट लोड की तो इसने रिक्वेस्ट भेजनी होती है, ठीक है। आपकी वेबसाइट के अंदर जो फ़ॉन्ट्स होंगे और टॉप पे हेडर के अंदर वो कोड होता है कि यहाँ पे गूगल फ़ॉन्ट्स यूज़ होंगे, तो वो रिक्वेस्ट भेजेगा सीडीएन के थ्रू, एपीआई के थ्रू, कि यहाँ पे ये वाला गूगल फ़ॉन्ट यूज़ हो रहा है तो इसको यहाँ पे लोड कर दो। यानी कि हमारे सर्वर के ऊपर वो नहीं यूज़ हो रहा था, वो गूगल फ़ॉन्ट्स के अपने सर्वर के ऊपर वो सारा डाटा पड़ा होता है, तो वहाँ से लोड होता है, इसलिए थोड़ा-सा टाइम लग जाता होता है। बट अगर वही चीज़ आपके अपने सर्वर के ऊपर होगी तो इतना टाइम नहीं लगेगा। अच्छा, रिप्लेस गूगल फ़ॉन्ट्स सीडीएन लिंक्स विद सेल्फ होस्टेड फ़ॉन्ट फाइल्स। दिस अप्रोच डाउनलोड्स एंड सर्व्स फ़ॉन्ट फाइल्स डायरेक्टली ऑन योर सर्वर, ठीक है। तो ये जो एक्सटर्नल रिक्वेस्ट्स होती हैं गूगल तक जाने वाली, उनको फिर रिड्यूस कर देगा, इससे फिर आपकी स्पीड ऑप्टिमाइज़ हो जाएगी। ठीक है, अभी ये भी यानी बीटा में अभी स्टेबल नहीं है, तो मैं तो इसको अभी नहीं इनेबल करता, ठीक है। फ्यूचर में ये भी बेहतरीन हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा, तो आप इसको यूज़ कीजिएगा। लैंडिंग पेजेस इसको रहने दें, क्योंकि लैंडिंग पेजेस वैसे भी हम पेजेस के अंदर ही बना लेते होते हैं, लेकिन अभी ये डेप्रिसिएटेड है, इसका मतलब देख लीजिएगा, आई थिंक ये रेड हुआ पड़ा है, तो इसका मतलब है कि ये सही नहीं काम किया इसने ना, कोई ना कोई इसके अंदर इश्यूज आ रहे हैं, तो इस वजह से वो वांट, इसका क्या मतलब हो सकता है, चलें बता दीजिएगा आप लोग अगर आपको ये इसकी समझ आ जाए तो, ठीक है। तो ये है कि आप एक पोस्ट टाइप यहाँ पे ऐड हो जाती है, जैसे ये देखिए हमारे पास पोस्ट टाइप एक पेजेस की है और एक पोस्ट की, जो हमने अभी यहाँ पे जनरल के अंदर भी देखी थी ये पोस्ट टाइप, और यहाँ पे एक और पोस्ट टाइप हो जाएगी लैंडिंग पेजेस, और यहाँ पे भी लैंडिंग पेजेस शो हो जाते हैं, एलिमेंटर के अंदर ही लैंडिंग पेजेस, बल्कि यहाँ पे टेम्पलेट्स के अंदर लैंडिंग पेजेस शो हो जाते हैं, ठीक है। तो फिर आप वहां से अलग से लैंडिंग पेजेस बना सकते हैं, यानी कि उसका हेडर और फुटर डिफरेंट होगा, या आप बनाना चाहें तो बना सकते हैं, नहीं तो ना से, वो हम फ्यूचर में देख लेंगे कि लैंडिंग पेजेस होते क्या हैं वैसे भी। उसके अलावा अगर हम नेक्स्ट चेक करें तो एलिमेंट कैशिंग, जब हम एलिमेंटर के साथ किसी भी पेज को कोई भी एलिमेंट ऐड करते हैं और एडवांस के अंदर जाके यहाँ पे कैशे सेटिंग है, ठीक है, और यहाँ पे आपने एक्टिव करना तो एक्टिव कर सकते हैं, डीएक्टिव करना तो उसको, यानी कि इसका ये फ़ायदा है या इसका ये मकसद है
कि अगर आप चाहते हैं कि कोई एलिमेंट इस टाइप का है कि जो बहुत ज़्यादा हैवी है और आप चाहते हैं कि ये एलिमेंट अलग से यानी कि वहाँ सेव हो जाए ब्राउज़र के अंदर, तो आप इसको एक्टिव कर सकते हैं, बट मेरे ख्याल में इसकी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इसको डिसेबल कर दिया करें, अभी के लिए इसकी ज़रूरत नहीं है। अगर आप देखते हैं कि ये ज़रूरी है, आपको फ़ायदा दे सकता है, तब इसको यूज़ कर सकते हैं, इसके बारे में थोड़ी सी रिसर्च कर सकते हैं। ठीक है, ये एक एक एलिमेंट का अलग से वो कैशे बना देता है और उसको सेव कर देता है ब्राउज़र के अंदर। वैसे अगर आप कोई प्लगइन स्पीड ऑप्टिमाइजेशन का यूज़ करेंगे तो वो तो फिर पूरे पेज को ही एज ए उसका कैशे वगैरह जो भी चीज़ें होंगी वो सेव कर देगा। अच्छा, स्टेबल फीचर्स में अब हमारे पास ये सारी इनेबल हैं। ठीक है, आप इनको इनेबल ही रहने दें। जैसे इनलाइन फॉन्ट आइकन्स हैं, इसको डिसेबल कर दें। ये थोड़े से इसमें इश्यूज हैं पड़े अभी। इनलाइन फॉन्ट आइकन्स में ये है कि जैसे हम यहाँ पे हमने मेन्यू ऐड किया था, मेन्यू नहीं ऐड किया था, ये वाला। ठीक है, ये फॉन्ट आइकन है, ये वाला आइकन है। ठीक है, तो इसमें ये इशू आ रहा है कि अगर यहाँ पे अभी क्योंकि कलर ब्लैक ही है ना इसका आइकन का, अगर ये इनेबल होगा यहाँ पे, जैसे ये अभी बाई डिफॉल्ट इनेबल था, एक्टिव था इनलाइन फॉन्ट आइकन्स, तो यहाँ पे अगर बैकग्राउंड कलर ब्लैक आता है पीछे से तो वो ब्लैक ही रहेगा, यानी कि वाइट नहीं हो सकता आइकन। तो उसका ये इशू आ रहा था, और फुटर के अंदर भी ये इश्यूज आते हैं अगर इस तरह हम देखें तो आइकन्स के अंदर। तो इस वजह से इसको अभी के लिए आप डिसेबल कर दें, इनएक्टिव कर दें, और फ्यूचर में शायद ये बग इसका हो जाए सेट, तो बेहतर हो जाएगा फिर। तो फिर आप इसको एक्टिवेट कर सकते हैं। ये आइकन्स के लिए ही है। और अच्छा, इसका इनलाइन फॉन्ट आइकन्स का ये थोड़ा सा ये फायदा होता है कि ये उसी के अंदर ही स्पैन की सूरत में एसवीजी के अंदर शो हो जाता है, बट ये वही ना, कोडिंग अगर समझ आती है तो फिर इस चीज़ की समझ आ जाएगी। बट अभी आप इसको डीएक्टिवेट कर दें। अच्छा, एडिशनल कस्टम ब्रेक पॉइंट्स अभी हमारे पास जहाँ पे हमने प्रीवियस गुटनबर्ग के अंदर भी देखा था, वहाँ पे हम डेस्कटॉप के लिए भी, टेबलेट के लिए भी और मोबाइल के लिए भी, तीनों यानी कि व्यू पोर्ट्स के लिए हम उसको रिस्पॉन्सिव कर सकते हैं, वेबसाइट को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। ठीक है, इस हिसाब से यहाँ पे हमारे पास यहाँ ऑप्शन होता है एडिशनल कस्टम ब्रेक पॉइंट्स। अगर आप इन तीन के अलावा कोई और ब्रेक पॉइंट ऐड करना चाहते हैं, मिसाल के तौर पर अभी हम क्योंकि यहाँ पे इनेबल है बाय डिफ़ॉल्ट, तो अगर मैं यहाँ पे इसकी साइट सेटिंग के अंदर जाता हूँ, बाकी आपने ऑप्शंस पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास किधर था वो ऑप्शन, हाँ लेआउट के अंदर। ठीक है, ये ब्रेक पॉइंट्स है। ठीक है, यहाँ पे अभी हमारे पास एक तो डेस्कटॉप वाला तो होता ही है, और एक यहाँ पे ऐड है मोबाइल वाला और एक टैबलेट वाला। ठीक है, ये टैबलेट वाला और ये मोबाइल वाला ब्रेक पॉइंट है। यहाँ से आप इसको टेस्टिंग यानी चेक कर सकते हैं, इसमें कोई चीज़ ऑप्टिमाइज करनी तो आप लोग कर सकते हैं। इसके अलावा अगर मैं प्लस पे करता हूँ तो एक और यहाँ पे ऑप्शन है मोबाइल लैंडस्केप। ठीक है, अगर मैं इसको इनेबल करता हूँ, एक और ऑप्शन है टेबलेट लैंडस्केप, एक और ऑप्शन है लैपटॉप, एक और ऑप्शन है वाइड स्क्रीन। अगर मैं सबको इनेबल कर देता हूँ तो आपके लिए मुश्किल हो जाएगी। इस वजह से आपने इनको इनेबल नहीं करना, बस आप ये थोड़ा सा टेस्ट कर सकते हैं इन चीज़ों को कि इनका डिफरेंस क्या है, दोनों का फ़र्क क्या है, यानी इस ऑप्शन का मेन मकसद क्या है। और उसका मेन मकसद ये है कि आपके पास ज़्यादा स्क्रीन आ जाएंगे। ये ले, अब बंदा देख के कंफ्यूज हो जाता है कि कहाँ कहाँ मैंने चेक करने हैं इनको ना। तो इस वजह से अगर वाइड स्क्रीन आपने वाइड स्क्रीन के लिए वेबसाइट बनानी है तो उसके लिए आप इनेबल कर लें। वाइड स्क्रीन के लिए बड़ी स्क्रीन होती है। ठीक है, आप इनेबल कर सकते हैं। नहीं तो बस वही सिंपल ही ठीक है, एक डेस्कटॉप वाला, एक टैबलेट वाला और एक मोबाइल वाला। अब यहाँ पे ये देखें मोबाइल लैंडस्केप भी आ गया, जो बड़े थोड़े से मोबाइल होते हैं चौड़े वाले। ठीक है, ये टैबलेट पोर्ट्रेट है और टैबलेट लैंडस्केप है, इनमें डिफरेंस भी आपको समझ आ गई। फिर ये लैपटॉप है, फिर ये डेस्कटॉप है, और ये फिर ये वाइड स्क्रीन है। इस हिसाब से आप इनको चेक कर सकते हैं, बट मैं इनको भी डिसेबल ही कर देता हूँ, लेआउट और ब्रेक पॉइंट्स, जस्ट वही दो ही बेहतरीन है। टेबलेट का ऑप्शन कहाँ गया? दो ये वाले बाय डिफॉल्ट होते हैं। ओके, उसके बाद हमारे पास है, यहाँ पे आप डिसेबल करना चाहें इसको डिसेबल भी कर सकते हैं, कंटेनर। पहले हमारे पास यहाँ पे एलिमेंटर के अंदर होता था इनर सेक्शन वाला सिस्टम। अब उसके बाद अब दोबारा ये अपडेटेड कंटेनर सिस्टम है। ठीक है, ये हम फ्यूचर में जब डिज़ाइन बनाएंगे तो मैं इन दोनों के डिफरेंस भी बता दूंगा, क्योंकि कुछ वेबसाइट पे
पुराना सिस्टम भी होता है, लेकिन नई जो वेबसाइट है, नया जो सिस्टम है वो कंटेनर सिस्टम है। तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है वो भी हम देखेंगे। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट इनेबल ही होता है और आपने इसको इनेबल ही रखना है, ये आजकल की ज़रूरत है। और अगर जो इसको यूज़ नहीं करते तो भी फिर वो बहुत पीछे हैं फिर, ठीक है। वो ऐसे समझ कि वो अपना टाइम ज़ाया कर रहे हैं और नए फीचर से वो फ़ायदा नहीं उठा रहे। और अगर आपको CSS आती हो तो ये चीज़ें आपको समझ आ जाएंगी कि फ्लेक्स बॉक्स क्या होता है, ग्रिड क्या होती है, ठीक है। ये कंटेनर जो है वो अब फ्लेक्स बॉक्स के साथ और ग्रिड के साथ आ रहा है। तो ये इसके अंदर बहुत सारे फीचर्स हैं। यानी कि सिंपली मैं अगर आपको ये बताऊँ तो ये देखिए, यहाँ पे अगर मैं एक कंटेनर ऐड करता हूँ एक, ठीक है, तो ये कंटेनर है और कंटेनर्स के फीचर्स होते हैं इसके अंदर, ठीक है। पहले ये वाले फीचर्स नहीं होते थे और यहाँ पे भी काफ़ी सारे फीचर्स हैं जो हमारे लिए काफ़ी फ़ायदेमंद हो सकते हैं। उसके बाद है नेस्टेड एलिमेंट्स। नेस्टेड एलिमेंट का ये फ़ायदा है कि इसके अंदर आप एलिमेंट के अंदर एलिमेंट ऐड कर सकते हैं। वो हम फ्यूचर में देखेंगे। इसको भी आप इनेबल ही रहने दें, यानी जितने भी चीज़ें हैं ये काम की हैं इनको रहने दें। एडिटर टॉप बार, ये अभी हमारे पास एडिटर टॉप बार है, यानी कि ये टॉप के अंदर सारी एडिटर की जितनी भी फीचर्स हैं, ऑप्शन हैं, वो टॉप पे आ रहे हैं। पहले ऐसे नहीं होता था। पहले ये इनएक्टिव अगर मैं इसको करता हूँ, और इसको रिलोड करके देखते हैं कि पहले इसका एडिटर किस तरह का होता था। और एंड पे डाटा शेयरिंग है, ये तो हमने वैसे भी नहीं डाटा शेयर करना चाहते थे, कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो ये थे इसके फीचर्स, ठीक है। और बाकी सारी इसकी जनरल सेटिंग हो चुकी हैं एलिमेंटर की, इनको आपने लाजमी एक्सप्लोर करना है एक एक करके और इनको देखना है कि आपके लिए ये कौन कौन सी चीज़ें समझ आ रही हैं और कौन सी चीज़ें आपके लिए मुश्किल हैं। तो आप उनको मज़ीद आपने फिर रिसर्च करनी है उनके बारे में। चलो, जब तक ये लोड होता है तो इधर से मैं इसको इनेबल कर देता हूँ ताकि लेटेस्ट फीचर ही यूज़ करें हम भी, ठीक है। तो यहाँ से अगर ये लोड हो जाए तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि पहले कैसा था और अब कैसा है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास आता है रोल मैनेजर। अच्छा, ये था पहले, ठीक है। हमारे पास ये सारी चीज़ें लेफ्ट के अंदर आ रही थी, लेकिन अब कहाँ पे आ रही थी? टॉप के ऊपर ऊपर आ रही थी, ठीक है। हमारे पास ये सारी चीज़ें हैं, बट मैं आपको ये बाद में दिखाऊंगा जब हम इस जगह पे आएंगे, ठीक है। अभी हम बैकएंड पे ये चीज़ें देख रहे हैं। जस्ट मैंने आपको डिफरेंस बताना था कि अगर ये वाला आप एडिटर इनेबल करना चाहते हैं जिसमें सारी चीज़ें ऑफ पे हैं, लेफ्ट साइड पे हैं, ठीक है, और इसमें ये सारे इस तरह के ऑप्शन आ रहे होते हैं, बट इसमें ना चीज़ें काफ़ी ज़्यादा एक दूसरे के अंदर इंसर्ट हुई पड़ी हैं, ठीक है, मिक्स हुई पड़ी हैं और यहाँ से चीज़ें फाइंड करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। बट टॉप के अंदर वो सारी चीज़ें सामने ही होती है, फ्रंट पे होती हैं। जैसे फर्स्ट करें वो रिस्पॉन्सिवनेस वाला ऑप्शन वहाँ पे फ्रंट पे था, लेकिन यहाँ पे हमें ये क्लिक करना पड़ता है तो तब ये वाला आएगा, ठीक है। तो बजाय इसके कि हम वहाँ पे जाएँ क्लिक करें तो हम बाय डिफ़ॉल्ट ही उसको इनेबल कर लेते हैं और वो ज़्यादा फ़ायदा होता है। फिर यहाँ पे अगर एलिमेंट्स वाला, यहाँ पे हमारे पास इज़ेड होता है एलिमेंट्स के लिए, ठीक है। तो उसमें प्लस का निशान आ रहा होता है। तो और बाकी इसके जो सेटिंग्स है वो यहाँ पे आ रही होती है साइड सेटिंग, लेकिन उसकी टॉप पे ही सामने आ रही होती है। अच्छा, इसके बाद अगर मैं देखूँ तो रोल मैनेजर के अंदर मैंने कल भी आपको बताया था कि वर्डप्रेस के अंदर भी ऑप्शन होता है यूजर्स को कंट्रोल करने का। तो यूजर के हिसाब से आप यहाँ पे भी आप एलिमेंटर के यूजर्स को भी कंट्रोल कर सकते हैं। जस्ट 1 मिनट। जी, तो अच्छा, प्रीवियस हमने यहाँ पे यूज़र भी देखे थे। वर्डप्रेस के अंदर यूज़र्स का हर यूज़र का क्या काम होता है, ठीक है। इसी तरह एलिमेंटर के अंदर भी यहाँ पे यूज़र्स हैं, एडिटर क्या-क्या कर सकता है, ठीक है, ऑथर क्या-क्या कर सकता है। यानी कि अब एक फ़र्ज़ करें यूज़र है हमारे पास वर्डप्रेस के अंदर,
एडिटर है, ठीक है, और हम एडिटर को एलिमेंटर की कौन कौन सी एक्सेस देना चाहते हैं वो यहाँ से हम कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। बाकी वर्डप्रेस की तो उसके पास कुछ ना कुछ होंगी, वो हमने वर्डप्रेस के अंदर देख ली थी। इसी तरह हम एलिमेंटर की भी देख सकते हैं। उसके लिए हम क्या करेंगे, एलिमेंटर हम कोई भी चीज़ सीखने के लिए उसकी डॉक्यूमेंटेशन सबसे बेहतरीन होती है, ठीक है ना। एलिमेंटर स्पेलिंग ओके है, अच्छा कोई इशू नहीं इनका। एलिमेंटर रोल्स, एलिमेंटर रोल मैनेजर फुल गाइड। ये डिफॉल्ट यूजर रोल्स इन वर्डप्रेस हैं, वो मैंने आपको बताया, सुपर एडमिन, एडमिनिस्ट्रेटर, ऑथर, एडिटर सारे, ठीक है। अब एलिमेंटर के अंदर कौन कौन सी चीज़ें हैं देखते हैं। एलिमेंटर रोल यहाँ पे आ गया। परमिशंस वाला ज़्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है, आप यहाँ से इसको चेक कर सकते हैं, ठीक है। ये रोल मैनेजर है, इधर से भी आपको सारी डिटेल से उन्होंने समझा दिया इनके क्या क्या फीचर्स हो सकते हैं, क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं। ये इसका है, यहाँ पे बताया गया कि इसको इनेबल कैसे करना है। और नेक्स्ट होगा हमारे पास यहाँ पे, ठीक है, नो एक्सेस टू एडिटर। वो कोई भी एलिमेंटर एडिट नहीं, एलिमेंटर के अंदर कोई भी एडिट नहीं कर सकता, ठीक है। और एक्सेस टू एडिट कंटेंट ओनली, यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा नो एक्सेस टू एडिटर। अगर आप एडिटर के लिए ये इनेबल कर देते हैं तो जो भी एडिटर होगा वर्डप्रेस के अंदर वो एलिमेंटर के अंदर एडिट कोई चीज़ नहीं कर सकेगा, ठीक है। लेकिन आगे इसको ये, अब ये सारे अगर डिसेबल हैं, सॉरी अनचेक हैं, तो फिर वो सारे काम कर सकता है, ठीक है। तो यानी उसको पास एडिटर की ऑप्शन होगी। और यहाँ पे आप ये भी उसको कर सकते हैं कि अभी ये जो है जेसन फाइल अपलोड नहीं कर सकता, अगर आप इसको इनेबल करेंगे तो वो जेसन फाइल भी अपलोड कर देगा। इसी तरह HTML विजेट भी वो नहीं ऐड कर सकता, लेकिन आप इसको इनेबल करेंगे तो वो HTML विजेट्स भी ऐड कर सकेगा, ठीक है। और वांट टू गिव एक्सेस ओनली टू कंटेंट, तो आपको एनिमेटर प्रो चाहिए होगा, वो फीचर्स जो हैं वो एनिमेटर प्रो के अंदर अवेलेबल है। जैसे एक हमारे पास एडिटर है, वर्डप्रेस का एडिटर का क्या मकसद होता है, वर्डप्रेस जो है एडिटर जो है पोस्ट और आई थिंक पोस्ट और पेजेस दोनों को कंट्रोल कर सकता है, ठीक है। और आखिर जस्ट पोस्ट को, ठीक है। इस तरह आप यहाँ पे कंट्रोल कर सकते हैं। अगर कोई एडिटर भी है तो वो एलिमेंटर की कौन कौन सी चीज़ें मैनेज कर सकता है और कौन सी चीज़ें मैनेज नहीं कर सकता। अगर आप चाहते हैं कि वो जेसन फाइल को अपलोड ना कर सके, आप इसको अनचेक कर दें। पहले बाय डिफ़ॉल्ट अनचेक होता है। और नो एक्सेस टू एडिटर, अगर आप चाहते हैं कि वो एलिमेंटर के अंदर कोई चेंजेस ना कर सके, एलिमेंटर के डिज़ाइन का ना चेंजेस कर सके, तो आप इसको चेक कर सकते हैं ताकि वो एलिमेंटर को ही ना छेड़ सके, ठीक है। इस तरह वो, क्योंकि कुछ लोग होते हैं जिनको एलिमेंटर का नहीं आइडिया होता, आप हो सकता है उनको जस्ट ब्लॉगिंग के लिए वेबसाइट की एक्सेस दे रहे हो और आप चाहते हैं कि जस्ट वो ब्लॉग्स पब्लिश करे, एलिमेंटर से छेड़छाड़ ना करे, डिज़ाइनिंग से कुछ भी, तो आप यहाँ से वो चीज़ें कंट्रोल कर सकते हैं कि वो एलिमेंटर की कौन कौन सी चीज़ें मैनेज ना कर सके, ठीक है। यहाँ पे रोल एक्सक्लूडेड के बजाय यहाँ से मैं बाई डिफ़ॉल्ट ही कर देता हूँ जो पहले था। ओके, तो ये चीज़ें हम बाद में भी, फ्यूचर में भी जब ज़रूरत पड़ती है तो बंदा रिसर्च कर लेता है इनकी। बट मोस्टली हम, क्योंकि एडमिन एक्सेस ही होती है वेबसाइट्स की, तो किसी को भी देते हैं तो एडमिन एक्सेस ही देते हैं, क्योंकि फिर काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं मैनेज करना होती हैं। बट कुछ लोग होते हैं जिनको एडमिन एक्सेस नहीं दी जा सकती, उनके लिए फिर ये ऑप्शन अवेलेबल है। उसके बाद हमारे पास एलिमेंट मैनेजर। एलिमेंट मैनेजर के अंदर आप देखें हमारे पास एलिमेंटर के अंदर ये सारे एलिमेंट्स हैं, जिस तरह बाकी थीम्स और बिल्डर्स के होते हैं, यहाँ पे भी हमारे पास एलिमेंटर के अंदर सारे एलिमेंट्स हैं। तो आप इन एलिमेंट्स को यहाँ से इनेबल और डिसेबल भी कर सकते हैं, ठीक है। ये सारे एलिमेंट्स यहाँ पे शो हो रहे हैं जितने भी हैं।
जैसे बात करें एलिमेंटर के हैं और कितने प्लगइन्स ऐड हुए पड़े हैं, ये देखिए एलिमेंटर है और वर्डप्रेस विजेट्स है, ठीक है। तो एलिमेंटर के प्लगइन्स विजेट्स हैं, एलिमेंट्स हैं, और वर्डप्रेस के कुछ एलिमेंट्स हैं। उसके बाद एलिमेंटर प्रो के एंड पे आ रहे हैं, क्योंकि एलिमेंटर प्रो इनेबल नहीं है, तो ये जस्ट उन्होंने एंड पे वैसे यहाँ पे दे दिया है कि एलिमेंटर प्रो के अंदर ये एलिमेंट्स अवेलेबल होते हैं। अगर मैं यहाँ स्कैन एलिमेंट यूजेज करता हूँ तो यहाँ पे मेरे सामने ये आ जाएगा कि इस टाइम वेबसाइट के ऊपर एलिमेंट विजेट्स कौन कौन से और कितनी दफ़ा यूज हुए हैं। अब आपको भी पता है इस पेज के ऊपर मैंने जस्ट एक हेडिंग यूज की हुई है, ठीक है, एक ही हेडिंग मैंने ऐड की और यहाँ पे भी वो शो हो रहा है कि एक टाइम एलिमेंटर की हेडिंग यूज हुई पड़ी है, ठीक है। तो यहाँ पे यूजेज आ जाता है, और यहाँ पे अगर कोई चीज़ आप डिसेबल करना चाहते हैं, फर्ज करें मुझे कोई भी चीज़ यहाँ पे कोई भी एलिमेंट वहाँ पे नहीं चाहिए, क्योंकि कुछ एलिमेंट फालतू ही होते हैं जो कभी भी ज़रूरत नहीं पड़ती उनकी, तो आप यहाँ से उनको डिसेबल कर सकते हैं। बट ये फ्यूचर में देखेंगे कि कौन कौन से डिसेबल किए जा सकते हैं। बाकी यहाँ पे रही परमिशंस की बात, परमिशन में ये है कि आप हर एडिटर को डिफरेंट परमिशन दे सकते हैं, कि आप ये कर सकते हैं कि जो फर्ज करें फला यूज़र है वो इस एलिमेंट को यूज़ ना कर सके, या अगर फर्ज करें कोई आथर है, आथर इस एलिमेंट को यूज़ ना कर सके, तो वो उसके लिए एलिमेंट ही डिसेबल हो जाएगा या रिमूव हो जाएगा। इस तरह परमिशन भी आप कर सकते हैं, बट वो प्रीमियम के अंदर है थोड़ा, ठीक है। तो यहाँ से आप इनको इनेबल डिसेबल या चेक कर सकते हैं कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, कौन से आप यहाँ से डिसेबल हुए पड़े, तो आप इनको यहाँ से इनेबल भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास टूल्स। अच्छा, टूल्स के अंदर हमारे पास 10 चीज़ें हैं। मेन जो चीज़ें हैं ना वो या तो सेटिंग के अंदर हैं एलिमेंटर की, या टूल्स के अंदर हैं, ठीक है। ये बार बार यूज़ होने वाली दो ऑप्शन हैं, बाकी इतने खास यूज़ नहीं होते, ठीक है। तो आपको भी पाला ही नहीं सही पड़ेगा फ्यूचर में। तो अगर आपकी वेबसाइट की CSS या स्टाइल सही तरीके से लोड नहीं हो रहा, तो मैंने एक पहले भी आपको मेथड बताया था सेटिंग्स के अंदर भी। दूसरा ये है कि आपने डायरेक्ट टूल्स के अंदर आना है और रीजनरेट CSS एंड डाटा करना है। इसको रीजनरेट करेंगे तो अगर CSS के अंदर कोई इशू आ रहा है, कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है या कोई भी मसला आ रहा है, तो वो दोबारा रीजनरेट हो जाएगी CSS, और वो स्टाइलिंग में जो इश्यूज हैं वो सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। और सिंक लाइब्रेरी, यानी कि अगर आपने कोई टेम्पलेट वगैरह यूज़ किया तो वो लाइब्रेरी भी सिंक हो जाएगी, अपडेट हो जाएगी, जो अभी नहीं शो हो रही कहीं पे भी। अच्छा, सेफ मोड, अगर हम एलिमेंटर को एडिट विद एलिमेंटर करते हैं किसी भी पेज को और वो लोड नहीं हो रहा होता, तो हम सेफ मोड को इनेबल करके फिर अगर लोड करें तो वो लोड हो जाएगा। बट ये क्या करता है कि ये प्लगइन्स को डिएक्टिवेट करता है और चेक करता है कि एलिमेंटर क्यों नहीं लोड हो रहा, ठीक है। अगर आपके पास एलिमेंटर फ्रंट एंड पे लोड नहीं हो रहा, आप किसी भी पेज को एडिट विद एलिमेंटर करते हैं, तो वो किसी भी थीम और प्लगइन्स के बगैर उसको लोड करके देखता है कि अगर वो लोड हो रहा है, जिसका मतलब है किसी न किसी थीम और प्लगइन की वजह से वो एलिमेंटर लोड होने में इशू कर रहा है, कोई प्लगइन उसके साथ कॉन्फ्लिक्ट कर रहा है, तो फिर उस चीज़ को हम देख के उसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ भी हम देखेंगे फ्यूचर में, अगर ये इशू आया तो फिर इस टाइम इसको सॉल्व कर लेंगे। अच्छा, डिबग बार ये डिसेबल होता है बाय डिफॉल्ट, अगर मैं इसको इनेबल करता हूँ और इस पेज पे जाता हूँ, क्योंकि ये एलिमेंटर के अंदर बना हुआ है। ठीक है, डीबग बार मैंने इनेबल करके सेव कर दिया था, और मैं इसको दोबारा रिफ्रेश करता हूँ। अच्छा, नहीं आ रहा, सॉरी, इधर नहीं जाना था हमें। यहाँ पे एक ऑप्शन आ जाता है डिबगिंग वाला, वहाँ पे हमें पता चल जाता है कि इस वेबसाइट के इस पेज के ऊपर कौन कौन सी एलिमेंटर की चीज़ें यूज हुई पड़ी हैं, बट अभी नहीं आ रहा, पता नहीं क्या वजह। ठीक है, डिबग बार आप इसको इनेबल करेंगे तो टॉप पे यहाँ पे एक ऑप्शन आ जाता होता है। उसके बाद है हमारे पास रिप्लेस यूआरएल, नहीं आ रहा। चलें, ये मैं आपको फ्यूचर में दिखाऊंगा, इसमें पता नहीं क्यों नहीं शो हो रहा।
रिप्लेस यूआरएल, अगर आपकी वेबसाइट के अंदर कोई ऐसा यूआरएल है जो आप चेंज करना चाहते हैं तो आप यहाँ से कर सकते हैं, बट ये जस्ट फॉर एक्सपर्ट ओनली के लिए है, या जिनको एसईओ का आइडिया है या डेवलपमेंट का। इसके अलावा आपने कभी भी इस ऑप्शन को छेड़ना नहीं है, वरना आपकी वेबसाइट खराब हो सकती है। ठीक है, तो ये यूआरएल सिंपली ये है कि ये अगर आपको चाहते हैं कि फर्स्ट में जैसे ये यूआरएल है ये चेंज हो जाए, या वेबसाइट आप माइग्रेट करते हैं बाद में यूआरएल के इश्यूज आते हैं। अभी ये टेम्परेरी डोमेन है, बाद में जब ओरिजिनल डोमेन आएगी, ठीक है, तो आप चाहते हैं कि इसके बजाय वो आए, तो डेटाबेस के अंदर एक दफ़ा आप ऑप्टिमाइज करना चाहते होंगे इन चीज़ों को, और आपको लगता है कि वो नहीं हुई कुछ चीज़ें, तो यहाँ से आप पुराना यूआरएल ऐड करें और नया यूआरएल ऐड करके, तो पुराने के साथ नया अपडेट हो जाएगा। ठीक है, इस हिसाब से, बट इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती, कभी पड़ भी जाए तो यहाँ पे इसका ऑप्शन होता है। वर्जन कंट्रोल के अंदर हमारे पास है अभी जो लेटेस्ट वर्जन एलिमेंटर का वो 3.27.5 है, और इसको आप अगर कोई इशू आ रहा है एलिमेंटर के अंदर, या कुछ भी आपको लगता है कि मसला है, आपने अपडेट किया प्लगइन को फिर इश्यूज आ रहे हैं, तो आप इसको री इंस्टॉल भी कर सकते हैं। जब री इंस्टॉल करेंगे तो वो दोबारा से इंस्टॉल हो जाएगा प्लगइन। ठीक है, यही प्लगइन दोबारा इंस्टॉल हो जाएगा। तो यहाँ पे बस रोल बैक टू प्रीवियस वर्जन आ रहा है, लेकिन क्योंकि वही री इंस्टॉल हुआ है तो यहाँ से, अच्छा, री इंस्टॉल भी कर सकते हैं। और उसके अलावा आप अभी 3.20 27.4 था, तो आप नया वर्जन अगर आपको लगता है कुछ सही काम नहीं कर रहा, तो यहाँ से पुराने वर्जन के ऊपर भी जा सकते हैं। ये देखिए, मैं पुराने वर्जन के ऊपर आ गया हूँ, और अगर मैं प्लगइन्स के अंदर जाता हूँ तो वहाँ इसकी अपडेट भी आई होगी, ये देखें, अपडेट नाउ, क्योंकि वो कह रहा है कि ये पुराना वर्जन है, 2.7.3 है, और अभी 2.7.6 आया हुआ है, तो इसको आप अपडेट कर लें। तो ये तब आप कर सकते हैं कि जब आपको लग रहा हो कि इसके अपडेट में कोई इश्यूज हैं, तो पुराने वर्जन के ऊपर आप जा सकते हैं। तो ये टूल्स के अंदर ऑप्शन अवेलेबल होता है। इसी तरह आप बीटा टेस्टर भी बन सकते हैं, अगर आप चाहते हैं कि मुझे नए नए फीचर्स जल्दी टेस्ट करने हैं आम पब्लिक में आने से पहले, तो आप बीटा टेस्टर इसका बन सकते हैं। और ये बीटा टेस्टिंग जो है ये जस्ट आप अपनी नॉलेज के लिए कर सकते हैं, किसी प्रोडक्शन साइट या क्लाइंट साइट पे आप इसको कभी भी ट्राई नहीं करेंगे, क्योंकि इसमें टेस्टिंग हो रही होती है चीज़ों की। ठीक है, और जब हो सकता है कि वो कोई ऐसी अपडेट आए कि आप कोई वेबसाइट खराब हो जाए, ठीक है, तो वो जस्ट टेस्टिंग पर्पज़ के लिए ये चीज़ें होती हैं। मेंटेनेंस मोड, और अगर आप चाहते हैं कि आपकी वेबसाइट अभी लाइव ना हो, पब्लिकली इस तरह एक्सेसिबल ना हो, जैसे बस ये वाला यूआरएल है, और अभी मैं इसको ओपन करता हूँ क्योंकि वहाँ पे तो मैं लॉग इन हूँ, लेकिन आम यूज़र के लिए अगर मैं इसको चेक करता हूँ, तो अभी ये आ रही है हमारे पास। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, एक काम करता हूँ, यहाँ पे मेंटेनेंस मोड को इनेबल कर सकता हूँ। वो कैसे, कि मेंटेनेंस मोड में ये होगा कि जब आपने कभी भी इस तरह की वेबसाइट पे विजिट की होगी जहाँ पे आपको पेज डायरेक्ट वही आ जाता है कि ये वेबसाइट अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, या अभी इसकी मेंटेनेंस चल रही है, ठीक है, या अभी इसका फलाम पीरियड चल रहा है, तो वो 1-2 घंटे में ये लाइव हो जाएगी। तो ये वही चीज़ है। तो यहाँ पे मेंटेनेंस मोड के अंदर यहाँ पे दो चीज़ें होती है, एक कमिंग सून वाला और एक मेंटेनेंस वाला। अगर आप वेबसाइट जीरो से बना रहे हैं, इसका मतलब है वो जल्द आ जाएगी। कोई भी बिजनेस होता है वो कमिंग सून वाला पेज लगा देते हैं कि अभी वेबसाइट अंडर कंस्ट्रक्शन है और जल्द ही आम पब्लिक के लिए खोल दी जाएगी। या कोई भी बिजनेस है, कोई भी ब्रांड है, वो इस तरह करते होते हैं। ठीक है, वो मार्केटिंग भी करते होते हैं इस तरह की कि ये इंशाल्लाह फलां डेट को लॉन्च हो जाएगी। ठीक है, इस तरह आप एक उसका टेम्पलेट बनाएंगे, यहाँ पे ये चूज टेम्पलेट करना पड़ेगा फर्स्ट, फिर आप कमिंग सून के लिए लगाते हैं। ठीक है, और कमिंग सून के लिए ये वेबसाइट इंडेक्स नहीं होगी, लेकिन जब भी आप इसको कमिंग सून को डिसेबल करेंगे तब वेबसाइट इंडेक्स होगी, उससे पहले इंडेक्स नहीं होगी। और हु कैन एक्सेस, यहाँ पे आप बता सकते हैं कि जो लॉग इन यूज़र होगा वो वेबसाइट को एक्सेस कर सकेगा, यानी उसके पास वेबसाइट ऐसे शो होगी। ठीक है, जिस तरह ये है पड़ी, लेकिन जो नया यूज़र होगा या कोई और बंदा होगा उसके पास कमिंग सून वाला टेम्पलेट शो होगा। वो कौन सा टेम्पलेट शो होगा, तो हम यहाँ पे बनाएंगे। अभी यहाँ पे कोई भी नहीं है, तो यहाँ पे मैं क्रिएट वन पे क्लिक करता हूँ नई टैब के अंदर। ठीक है, यहाँ पे मैं टेम्पलेट का नाम दे देता हूँ कोई सा भी, यानी कि हमने कमिंग सून वाला बनाना है या मेंटेनेंस, कोई भी आप नाम देने, कमिंग सून।
और इसको एक दफ़ा पब्लिश कर रहे हैं। एडिट विथ एलिमेंटर, ताकि हम यहाँ पे ना उसका एक छोटा सा टेम्पलेट बना लें जो हम यहाँ पे शो कर सकेंगे। ठीक है, तो ये देखते हैं। उसके बाद हम यहाँ से चूज़ कर लेंगे दोबारा। उसके बाद इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट किट का ऑप्शन है। अगर आप अपनी वेबसाइट की जितनी भी स्टाइलिंग आपने एलिमेंटर के अंदर ऐड की हुई है, ये जस्ट एलिमेंटर की चीज़ें होंगी, इसके अंदर थीम नहीं अवेलेबल होगा। आप चाहते हैं कि जितने भी एलिमेंटर के अंदर मैंने फॉन्ट्स, स्टाइलिंग, हेडर, फुटर और पेजेस बनाए हुए, मैं उनको एक्सपोर्ट करके किसी और वेबसाइट के ऊपर यूज़ कर सकता हूँ, करना चाहता हूँ, तो आप इनको एक्सपोर्ट और टेम्पलेट किट करके और नई वेबसाइट के ऊपर आप इंपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बंडल योर होल साइट और जस्ट सम ऑफ इट्स एलिमेंट्स, यानी कि जब आप स्टार्ट एक्सपोर्ट पर क्लिक करते हैं तो यहाँ आगे आपसे ऑप्शन पूछेगा कौन कौन सी चीज़ें आप एक्सपोर्ट करना चाहते हैं इस वेबसाइट की। सेव एलिमेंट, सेव टेम्पलेट्स में फिर हेडर, फुटर, ये सारी चीज़ें अपग्रेड प्रीमियम के अंदर है। तो यहाँ से आप ये टेम्पलेट्स वाला तो नहीं यूज़ कर सकते। ठीक है, ये प्रीमियम के अंदर होगा। यानी आप हेडर और फुटर इसमें फ्री वाले में वैसे भी आप हेडर और फुटर बना ही नहीं सकते, वो प्रीमियम के अंदर हेडर फुटर का ऑप्शन है। आर्काइव, सिंगल पोस्ट का डिज़ाइन, 404 का डिज़ाइन, पॉप ऑफ्स, ये सारी चीज़ें। ठीक है, तो ये प्रीमियम अगर होगा फिर ही आप कर सकेंगे, बना भी तब सकेंगे, और क्योंकि बने ही नहीं है तो फिर वो एक्सपोर्ट ही नहीं हो सकते ना, तो ये चीज़ है। फिर कंटेंट के अंदर आप देखें, पेजेस, लैंडिंग पेजेस, पोस्ट, ठीक है, वर्डप्रेस पेजेस, वर्डप्रेस पोस्ट, ये एलिमेंटर के पेजेस भी हैं। ठीक है, जो एलिमेंटर से आपने बनाए हैं, और वर्डप्रेस के पेजेस जो पहले से ऑलरेडी पेजेस वर्डप्रेस के ऐड हैं, चाहे वो गुटन वर्क हैं, जिस तरह की, मैं थिंक वो सारे हो जाएंगे। ठीक है, डब्ल्यू मेन्यू, जो मेन्यूज आपने बनाए हैं, कस्टम पोस्ट टाइप्स आपने बनाई हुई हैं, वो सारी यहाँ पे एक्सपोर्ट हो सकती हैं। इसी तरह साइट सेटिंग के अंदर ग्लोबल कलर्स, ग्लोबल फॉन्ट्स, ठीक है, थीम सेटिंग्स, लेआउट सेटिंग्स, लाइट बॉक्स सेटिंग, बैकग्राउंड सेटिंग, ये सारी चीज़ें जो हैं वो आप इसको एक्सपोर्ट करके नेक्स्ट करेंगे और यहाँ पे क्रिएट किट पे क्लिक करेंगे। अच्छा, वहाँ पे एक ऑप्शन था पहले कि अगर आप वहाँ पे कोई प्लगइन भी अगर आप चाहते हैं कि ये नेसेसरी है तो वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये देखें, हम यहाँ पे ये डाउनलोड होगी, आप नई वेबसाइट के ऊपर इसको इंपोर्ट करेंगे और इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे वो कहता है कि अगर यहाँ पे कोई प्लगइन जो आपके जितने प्लगइन इंस्टॉल है ना, वो आप साथ यानी कि अगले बंदे को अगली वेबसाइट के अंदर वो भी लाजमी हो। यानी जो जो प्लगइन आपको लगता है कि ये इस डिज़ाइन के साथ ज़रूरी है, क्योंकि ये प्लगइन के साथ ही डिज़ाइन बना हुआ है, तो वो आप यूज़ करें, क्योंकि एलिमेंटर के लिए तो एलिमेंटर तो लाजमी है ना, वो बाई डिफ़ॉल्ट यूज़ होगा। और अगर आप कहते हैं कि टेबल ऑफ कंटेंट भी इसके लिए ज़रूरी है, तो वो भी आप यूज़ कर लें। कोई और प्लगइन है तो वही चूज़ करके यहाँ पे क्रिएट किट पे क्लिक करेंगे और वो किट बन जाएगी। ठीक है, अच्छा, उसके बाद हमारे पास जो ये चीज़ हम देख रहे थे, यहाँ पे हम कमिंग सून वाला टेम्पलेट बनाएंगे। ठीक है, टेम्पलेट बना के हम इसको अभी लाइव करते हैं, ताकि अभी कोई बंदा एरा गैरा हमारी वेबसाइट को ऐसे ना देखे कि जिस तरह ये नज़र आ रही है, बस वो कहेगा कि ये पता नहीं किस तरह की वेबसाइट बनी हुई है। ठीक है, तो आप इसको इनेबल कर सकते हैं, लेकिन मैं अभी जस्ट आपको टेस्टिंग के लिए बता रहा हूँ, तो आप लोगों की ये डोमेन भी क्योंकि डमी डोमेन है तो उसका इशू नहीं है। हाँ, अगर आप लाइव डोमेन पे कर रहे हैं तो वो फिर आप कर लें तो अच्छी बात है। तो जस्ट सिंपली मैं यहाँ पे दो सेटिंग करता हूँ। मैं सबसे पहले और इसका हेडर और फुटर रिमूव करता हूँ। पेज लेआउट में एलिमेंटर कैनवास यूज़ कर लूँगा, बट ये चीज़ें बाद में कवर हो जाएंगी, तो आपने यहाँ पे घबराना नहीं है। एलिमेंटर कैनवास के अंदर हेडर और फुटर सारी चीज़ें रिमूव हो गई हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक कंटेनर ऐड करता हूँ, सेक्शन, और इस सेक्शन की जो मैं हाइट कर देता हूँ 100 VH कर देता हूँ, ताकि फुल पेज के ऊपर आ जाए। ठीक है, और इसको सेंटर सेंटर कर देता हूँ, हेडिंग और कमेंट्स ऑन। ओके, अब मैं जाता हूँ, बस मैंने वो टेम्पलेट बना लिया, उसको पब्लिश कर दिया। अब एलिमेंटर टूल्स के अंदर गया,
इस तरह आप कोई भी टेम्पलेट बना सकते हैं। ठीक है, ये तो मैंने जस्ट डेमोन्स्ट्रेशन पर्पज के लिए आपको दिखाया। इस तरह आप अपनी मर्जी का जैसा मर्जी स्टाइल करना चाहते हैं कर सकते हैं। ठीक है, ये आप देखें यहाँ पर टेम्पलेट का ऑप्शन भी आ गया, तो आपने वो चूज़ करना है जो भी टेम्पलेट आपने बनाया है, और उसके बाद आप चेंजेस सेव करें। तो जब बंदा लॉगिन होगा उसके पास ये शो नहीं होगा। ठीक है, उसके पास वेबसाइट ही इस तरह होगी, क्योंकि लॉगिन है हम। ठीक है, तो हमारा इतना तो हक बनता है कि चलो हमें तो वेबसाइट शो हो, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि लॉगिन बंदे का इतना हक ना हो, तो आप इसको कस्टम भी आप कर सकते हैं, बट कस्टम में बाद में दिखा दूंगा कि ये हो जाए। अब अगर कोई भी बंदा इस यूआरएल पे आएगा, कमिंग सून आ रहा है। ठीक है, ये देखिए अब बाकी सारी चीज़ें रिमूव हो गई हैं, हेडर फुटर सब कुछ, और कोई भी चीज़ नहीं यहाँ पे कर सकेगा वो, बस वेट कर सकेगा। ठीक है, यहाँ पे आप टाइमर लगा सकते हैं, स्टाइल अपनी मर्जी के कर सकते हैं जैसे भी आप चाहें। ठीक है, और अगर आप यहाँ पे कस्टम पे करते हैं तो कस्टम पे आप ये चेक कर सकते हैं कि जस्ट एडमिनिस्ट्रेटर को ये ऐसा शो हो। ठीक है, बाकी जितने भी बंदे हैं लॉग इन है या जो भी हैं उनको वो कमिंग सून वाला पेज ही दिखाई दे। ठीक है, तो आप इस तरह भी इसको कर सकते हैं। तो आई होप सो कि यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी, और आज के लिए इतना ही काफ़ी है। तो कोई क्वेश्चन है तो वो आप लोग पूछ लेंगे, नहीं तो फिर आप इसको देखें एक दफ़ा, और मज़ीद कोई क्वेश्चन होगा फिर नेक्स्ट क्लास में या ग्रुप में पूछ लीजिएगा। ठीक हो गया? ओके, ठीक है सर, थैंक यू सो मच। समझ आ गया। चलें ठीक है, आप लोग प्रैक्टिस करें इसकी, बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में देखते हैं, और अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।